Okay, so let's start. Akbar. Two major sources which provide information about Akbar's period are Akbarnama and N.I. Akbari, written by Abul Fazl, one of his nine jewels of Akbar's court. अब अकबर के पीरियड के टाइम पर मतलब अकबर के ऊपर दो बुक्स लिखी हुई हैं या जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ये बोल सकते हैं कि दो बुक्स हैं जिससे अकबर के पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है. फर्स्ट वन इज अकबरनामा एंड सेकंड वन इज एन आई अकबरी. ये दो बुक्स हैं और इन दोनों बुक्स से हमें पता चलता है अबाउट अकबर. एंड ये किसने लिखी है? अबुल फजल करके एक पर्सन थे, उन्होंने लिखी है. एंड ही वाज वन ऑफ हिज नाइन ज्वेल्स. मींस अकबर की जो कोर्ट थी, राइट, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट थी, उस कोर्ट में नाइन ज्वेल्स थे, नाइन नोबल पर्सन्स थे जिसे नवरत्न कहा गया है, नवरत्नास, राइट. नवरत्नास मतलब ये नो पर्सन्स थे, नाइन पर्सन्स थे जो अकबर को क्या करते थे? सजेशंस देते थे. ठीक है. तो उसे नाइन ज्वेल्स भी कहते हैं, नाइन नोबल्स भी कह सकते हैं और नवरत्नास भी कह सकते हैं. ठीक है. तो ये अकबर की कोर्ट में थे और उनमें से एक पर्सन है अबुल फजल, और उन्होंने अकबर के जो ड्यूरेशन है, अकबर का जो पीरियड है, उनके ऊपर दो बुक लिखी है. ठीक है. द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा deals with Akbar's ancestors and second volume recorded the events of Akbar's reign. अब जो फर्स्ट बुक है अकबरनामा, अब ये अकबरनामा जो है ये अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में बता रहा है. मतलब अकबर के जो फोर फादर्स थे, मतलब उनके ग्रैंड फादर और फिर उनके फादर, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. ठीक है. बट ये जो एन ए अकबरी है, जो सेकंड वॉल्यूम है, वो अकबर के रेन के बारे में, मतलब अकबर ने जिस ड्यूरेशन में रूल किया और उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स किए, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, ये सारी चीजें सेकंड वॉल्यूम में उन्होंने लिखी है. ठीक है. यहाँ तक आपको समझ में आया? इफ इट इज क्लियर देन प्लीज थम्स अप. अगर आपको समझ आता जाए तो आप थम्स अप करते जाइए. ठीक है. ओके. वाफिया को समझ में नहीं आया क्या? ओके. ठीक है, सभी को समझ में आ गया. ओके. Its concluding portion consists of an account of Akbar's administration. अब इसका जो बुक है, सेकंड बुक जो है, उसका जो कंक्लूडिंग पार्ट है, मतलब उसका जो एंडिंग पार्ट है, उसमें उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके बता रखे हैं कि वो अपने एरियाज को कैसे मैनेज करते थे, कैसे कंट्रोल करते थे. Agrarian system and the empire and इज नोन एज एन ए अकबरी. अब उनका जो सिस्टम है और उनका जो एम्पायर है, उसे एन ए अकबरी कहा गया है सेकंड वॉल्यूम को. और इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच स्टेटिस्टिकल डिटेल्स ऑफ क्रॉप येल्स प्राइस वेजेस एंड रिवेन्यूज. अब वो जो उनका कंक्लूडिंग पार्ट है सेकंड बुक का, जो एंडिंग का पार्ट है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स बताई गई हैं, स्टेटिस्टिकल डिटेल्स बताई गई है. मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के तरीके से उन्होंने कैसे क्रॉप्स को वो करते थे, क्रॉप्स के ऊपर रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, क्या उनकी यील्डिंग्स थी, क्या प्राइजेस, फूल चीजों की क्या प्राइजेस थी, उनके वेजेस क्या थे, मतलब उनको सैलरीज क्या दी जाती थी, और कैसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. ठीक है. ये सारी चीजें उन्होंने अपनी बुक में, मतलब उनकी उस सेकंड बुक में लिखी हुई है. ठीक है. अबुल फजल ने अपनी बुक में लिखी है, ये बोल सकते. अकबर वॉज ओनली 13 ईयर ओल्ड एट द टाइम ऑफ हुमायूंस डेथ. अब अकबर सिर्फ 13 ईयर्स के थे जब हुमायूं, उनके फादर की डेथ हुई थी. हुमायूंस डेथ या हुमायूं की डेथ के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ हुमायूंस डेथ, अकबर वॉज ओनली 13 ईयर ओल्ड.
आफ्टर हिज कोरोनेशन, कोरोनेशन का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कि राज तिलक, समझ में आता है? किसी को क्राउनिंग सेरेमनी जो होती है, किसी को राजा बनाया जाता है ना, राज तिलक किया जाता है। समझ में आया कोरोनेशन का मतलब? ओके, सो आफ्टर हिज कोरोनेशन, उनका कोरोनेशन कब हुआ? उनका राज तिलक या उन्हें किंग कब बनाया गया, सुल्तान कब बनाया गया? इन 1556 सीई में, राइट? 1556 सी में जब उन्हें सुल्तान बनाया गया, हिज ट्यूटर मतलब उनके एक टीचर थे, एक मेंटोर थे। ट्यूटर मीन्स मेंटोर या कोई गाइडर, गाइड करने, गाइडेंस देने वाले। ठीक है, तो उनके एक ट्यूटर थे बैराम खान, उनके ट्यूटर थे, टुक ओवर एज रीजेंट, और उन्होंने उनको सपोर्ट किया, अ काइंड ऑफ गाइडेंस दिया। ही बिकेम द वकील ऑफ द किंगडम विद द टाइटल ऑफ खाने खाना, और फिर उन्हें टाइटल दिया गया, सिंस वो उनकी कोर्ट के या उस किंगडम में जिसमें अकबर रूल कर रहे थे, ठीक है, उसमें उन्हें टाइटल दिया गया खाने खाना, और वो वकील बन गए। मीन्स उन्हें बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, अकबर को बैराम खान पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, और इसीलिए उन्हें खाने खाना या अ काइंड ऑफ एडवाइजर अपॉइंट किया गया। ही बिकेम पावरफुल वाइल रूलिंग इन अकबर्स नेम, और अकबर, सिंस अकबर वॉज अ माइनर, अकबर माइनर थे, माइनर इट मीन्स ही वॉज ओनली 13 ईयर ओल्ड, एंड 13 ईयर ओल्ड थे, और इसीलिए जो बैराम खान है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। One of his major achievement of his regency period was defeat of Hamu, the Wazir of Sur dynasty, and the Afghan forces in the Second Battle of Panipat in 1556, who posed a serious threat to Mughal Empire. Now, अब उनके पीरियड की, किसके पीरियड की? अकबर के पीरियड की। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, दैट इज रिजेंसी। रिजेंसी का मतलब होता है उनकी ड्यूरेशन में, मतलब उनकी जो वर्किंग ड्यूरेशन थी, रेंज से हम बोलते हैं, ठीक है। सो उनके पीरियड की एक मोस्ट अचीव मेजर अचीवमेंट क्या थी कि उन्होंने हेमू करके एक पर्सन को डिफीट किया था, और सू डायनेस्टी के वजीर को डिफीट किया था, और अफगान फोर्स, जो अफगानिस्तान की जो फोर्सेस थी, उनको सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में भी डिफीट किया था, ठीक है, जो कि मुगल एम्पायर के लिए बहुत बड़ा थ्रेट थी, डर थी। ओके, यहां तक आपको समझ में आया? इफ इट इज क्लियर देन थम्स अप। ओके, नाउ एक्सपांशन पॉलिसी। अब अकबर की एक्सपांशन पॉलिसीज क्या थी? अकबर ने उनके जो एरिया है, लास्ट लाइन हर्षित को समझ में नहीं आई बेटा, लास्ट लाइन कौन सी? यही है लास्ट लाइन में कि who posed a serious threat to the मुगल एम्पायर। यहाँ पे किसके बारे में, किसको थ्रेट माना गया था? अफगान्स को, जो अफगानिस्तान की जो फोर्स थी, वो मुगल एम्पायर के लिए एक थ्रेट थी, एक डर थी कि मुगल्स को वो डिफीट कर देंगे। बट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1556 में हुआ था, और उसमें मुगल्स ने अफगानिस्तान को हरा दिया था, अफगान फोर्सेस को हरा दिया था, ठीक है। गॉट इट? थ्रेट मतलब डर, ठीक है वाक्य। व्हाट डेट ऑफ अकबर डेथ? अकबर की डेथ की डेट, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सपांशन पॉलिसी के बाद में। गॉट इट हर्षित?
नाउ एक्सपेंशन पॉलिसी, अब उनकी पॉलिसीज क्या थी एक्सपेंशन की, मतलब किस तरीके से वो अपने एरियाज को एक्सपांड कर रहे थे। वेट अ सेकेंड। Okay. At first, Akbar took step to end the conflict within the nobility. अब सबसे पहली स्टेप अकबर ने क्या ली थी कि उनकी जो नोबैलिटी है, मतलब जितने भी नोबल्स हैं उनके कोर्ट में, उन सब में कॉन्फ्लिक्ट थी, उन सब में लड़ाई थी, डिस्प्यूट थी। सबसे पहले उस कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने खत्म किया। He suppressed the revolt of his half-brother Mirza Hakim, the governor of Kabul, and the Uzbeks, who were unhappy with Akbar's growing stature. Now, अब सबसे पहले उन्होंने क्या चीज सरप्रेस करी, सबसे पहले उन्होंने अपने ब्रदर के साथ जो रिवॉल्ट था, जो रिबेलियन था, जो प्रोटेस्ट थी, उसे खत्म किया। और उस ब्रदर का नाम मिर्जा हाकिम थे, जो कि गवर्नर थे काबुल के। और जो उज़्बेक्स थे, उज़्बेकिस्तान के जो लोग थे, वो भी अकबर की इतनी ज्यादा ग्रो या उनके जो कंसोलिडेशन है या उनका एम्पायर सिंस ग्रो कर रहा था, तो उससे बहुत ज्यादा अनहैप्पी थे, दे गॉट जेलस। तो उसको भी उन्होंने सॉल्व किया। देन अकबर एम्बार्क्ड ऑन एन एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी, और फिर उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपांड करना स्टार्ट किया और पॉलिसी फ्रेम करी उसके अकॉर्डिंग। He entered into conflict with different powers like Rajputs in Rajputana. अब उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपांड करने के लिए बहुत सारे पावरफुल लोगों से क्या की, कॉन्फ्लिक्ट करी या बोल सकते हैं लड़ाई करी। जैसे राजपूत से करी, अफगान इन गुजरात। उस टाइम गुजरात में अफगान या अफगानिस्तान के लोग क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो अफगान से भी उन्होंने क्या की, कॉन्फ्लिक्ट करी। देन बिहार में एंड बंगाल एंड द डेक्कन किंगडम्स लाइक बीजापुर, गोलकोंडा एंड अहमदनगर, इन सारे एरियाज में उन्होंने वहां के जो लोकल किंग्स थे या लोकल रूलर्स जो थे, उन सारे लोगों से कॉन्फ्लिक्ट करी और फिर उन्हें हराकर उस एरिया को रूल करना स्टार्ट किया। बिटवीन 1570 एंड 1585 Akbar managed to capture the areas of Gujarat, Bihar and Bengal and reduce the power of the Afghans. अब 1570 और 1585 में अकबर ने गुजरात, बिहार, बंगाल, इन तीन एरियाज को ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था या उन एरियाज को अपने अंडर ले लिया था। फिर उसके बाद बिटवीन 1585 and 1591, Akbar also established his control over Kabul, Kandahar, Kashmir and Sindh. अब अकबर ने 1585 से लेकर 1591 के बीच में भी अपना जो कंट्रोल है वो काबुल पे, कंधार, कश्मीर और सिंध पर कर लिया था। मतलब उनके अंडर कितने एरिया थे, गुजरात, बिहार, बंगाल, देन कश्मीर, काबुल, सिंध। Which last second line? This between 1585 to 1591, Akbar also established his control over. तो अकबर ने अपना कंट्रोल जो है वहां पे स्टैब्लिश किया, वहां पे स्टार्ट किया। कहाँ पे, काबुल में, कंधार में, कश्मीर में और सिंध में। इन सारी प्लेसेस को वो क्या करने लगे, कंट्रोल करने लगे या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ गए। After 1590, Akbar undertook a planned Deccan policy to bring this state under मुगल कंट्रोल। और 1590 में उन्होंने एक प्लानिंग के थ्रू जो डिकैन पॉलिसी उन्होंने दी और उसके अंडर कुछ स्टेट्स के अंदर वो मुगल कंट्रोल करना स्टार्ट करने लगे। ग्रेजुअली मुगल territories in the Deccan came to include Ahmednagar, Berar and Khandesh.
ये जो एरियाज है ये डिकेन के अंडर है, और फिर इन एरियाज पर उन्होंने डिकेन पॉलिसी को स्टार्ट किया। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपनी टेरिटरीज को धीरे 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 एक्सपांड करना स्टार्ट किया। नाउ अकबर एंड द राजपूत्स। अब अकबर और राजपूत की जो स्टोरी है वो बहुत फेमस है। आई गेस आप सभी ने इस नाम सुना होगा, जोधा अकबर, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने अपने एरियाज को और ज्यादा कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। अकबर न्यू दैट टू हैव अ स्टेबल एम्पायर he must control the large territories under Rajput king in the neighboring region of Rajputana। अब अकबर को ये पता था कि अगर उन्हें अपना एम्पायर को स्टेबल रखना है, अगर कंसोलिडेटेड स्ट्रॉन्ग रखना है, राइट, तो उन्हें लार्ज टेरिटरीज को भी कंट्रोल करना होगा। और इसीलिए उन्होंने राजपूत किंग्स जो उनके नेबर्स थे उनसे उन्हें भी उनके साथ भी प्लानिंग की। ठीक है, अ काइंड ऑफ प्लानिंग की। अकबर ट्राइड टू विन ओवर द राजपूत्स वेर एवर पॉसिबल। अब अकबर ने क्या किया, राजपूत्स के भी टेरिटरी को उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, या उनसे बैटल में जीत कर उन टेरिटरीज को ले लिया। ठीक है, एंड इंडक्टेड। अब यहाँ पे इंडक्टेड का मतलब क्या है, वेट अ सेकंड। इंडक्टेड का मतलब है इंक्लूड, एंड इंक्लूडेड राजपूत किंग इनटू मुगल सर्विस। और उन्होंने क्या किया कि राजपूत को मुगल के अंडर ले लिया, राजपूत को मुगल के अंडर ले लिया। मुगल्स वर दी हेड, और उनके अंडर कौन वर्क करने लगे, राजपूत वर्क करने लगे। तो इस तरीके से जो अकबर थे वो हेड हो गए, और उनके सब ऑर्डिनेट्स कौन हो गए, राजपूत हो गए। ही ट्रीटेड देम एट पार विद मुगल नोबैलिटी। और फिर उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ क्या किया गया, ट्रीट किया गया। बाय मैरिंग जोधाबाई, डॉटर ऑफ राजा बिहारी मल ऑफ Jaipur in 1562, अकबर displayed his secular policy towards Hindu। अब अकबर ने क्या किया, राजा बिहारी मल डॉटर दैट इज जोधाबाई, इनसे शादी की। ही गॉट मैरिड टू जोधा, एंड उसके बाद उन्होंने लोगों को दिखाया दैट इज ही इज सेक्युलर विथ अदर रिलीजन्स ऑल्सो, लाइक विथ हिंदू ऑल्सो ही इज सेक्युलर, मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं है हिंदू और मुस्लिम में। उन्होंने इसीलिए जोधा से शादी की। नाउ लुक एट द टेरिटरी विच अकबर रूल्ड, दिस ऑरेंज सेक्शन। ये जितना भी सेक्शन है ये क्या है, मुगल एम्पायर अंडर अकबर्स रेल। अकबर के ड्यूरेशन में इस पूरे एरिया पे किसने रूल किया था, अकबर ने। गॉट इट, समझ में आया, देन थम्स अप। ओके, many Rajput king helped Akbar in expanding and consolidating द मुगल एम्पायर। बहुत सारे राजपूत किंग्स ने अकबर को हेल्प की थी उनके एम्पायर को और ज्यादा एक्सपांड करने में, और कंसोलिडेटिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग करने में। तो अकबर को सिंस अपना एरिया एक्सपांड करना था तो बहुत सारे राजपूत किंग्स ने उनकी हेल्प की थी। This became possible because Akbar recognized their traditional ruling areas such as Watan Jagir, and they were This became possible because Akbar recognized their traditional ruling areas such as Watan Jagir, and there were even additional Jagirs outside Rajasthan। अब सिंस उनकी जो ट्रेडिशनल रूलिंग एरियाज थे, जिस एरिया में वो रूल करते थे, जैसे अकबर के सब ऑर्डिनेट्स थे राजपूत, और फिर उनको एक एरिया दिया जाता था रूल करने के लिए, दैट इज वतन जागीर। ठीक है, और उसके अलावा भी उन्हें एडिशनल जागीर मतलब पीस ऑफ लैंड दिया जाता था आउटसाइड राजस्थान, ताकि वो उस एरिया में भी रूल कर सके। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, देन थम्स अप।
Okay. Battle with Rana Pratap. The only Rajput king who stood against Akbar was Rana Pratap. अब सिर्फ एक ऐसा राजपूत किंग था जो अकबर के अगेंस्ट था, बाकी सबने क्या किया था, अकबर को सपोर्ट किया था उनके एरियाज को एक्सपांड करने के लिए. बट ओनली वन किंग, दैट इज राणा प्रताप, जो कि अकबर के अगेंस्ट थे, द रूलर ऑफ मेवाड़, and his son Amar Singh. Akbar captured Chittor in 1568 and Ranthambore in 1569. और उन्होंने क्या किया, चित्तौड़ को कैप्चर कर लिया 1568 में, और रणथंबोर, ये भी एक प्लेस है, उसे कैप्चर किया 1569 में. द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी was fought between the Mughals and Rana Pratap in 1576 near हल्दी घाटी. अब एक फेमस बैटल है, एक प्लेस है विजिट करने लायक, दैट इज हल्दी घाटी. वहां पे एक बैटल हुआ था बिटवीन मुगल्स एंड राणा प्रताप, जो कि 1576 में हुआ था. ठीक है, हल्दी घाटी. द मुगल आर्मी वॉज लीड बाय द मान सिंह ऑफ आम्बेर. अब मुगल की जो आर्मी थी उसे किसने लीड किया था, मान सिंह ने लीड किया था, जो कि आम्बेर के किंग थे. And Rana Pratap Singh, despite all effort by Akbar, did not submit. अब राणा प्रताप सिंह ने अपने सारे एफर्ट्स लगाए, बट फिर भी वो अकबर से नहीं जीत पाए. Rana was able to recapture many of his lost territories from Mughal, including कुंभलगढ़. अब राणा प्रताप सिंह ने अपनी जितनी भी लॉस्ट टेरिटरीज थी उसमें से बहुत सारी टेरिटरीज को उन्होंने रिकैप्चर करने की कोशिश की, और कुछ उन्होंने कैप्चर कर भी ली. He established his new capital at Chavan and was thus able to secure honor of मेवाड़. और फिर उन्होंने अपनी एक नई कैपिटल सिटी बनाई, दैट इज चावन, और इस तरीके से उन्होंने अपनी एक सिक्योर, ही वाज thus able to secure honor of मेवाड़, और इसीलिए उन्हें मेवाड़ में बहुत ज्यादा ऑनर किया जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है. ठीक है, वहाँ मेवाड़ के जो लोग हैं वो राणा जो है, राणा प्रताप जो है, उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. ठीक है, गॉट इट. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. आपको ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स? हेलो, इज इट ऑडिबल टू यू ऑल? So do you have any doubt? If you are having any doubt, you can ask question. Okay. So today we have studied about Jahangir, Akbar. Now next one is Jahangir, and wait a second. Okay, Jahangir. जहांगीर सन ऑफ अकबर. जहांगीर कौन थे? अकबर के सन थे. केम टू थ्रोन आफ्टर अकबर्स डेथ इन 1605 सीई. राइट, जहांगीर की डेथ कब हुई थी?
अंजलि, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजेंसी? बेटा कितनी देर बाद याद आया तुम्हें रीजेंसी का मतलब? वी हैव कम सो फार एंड यू आर आस्किंग मी नाउ। एंड आपने ध्यान से नहीं सुना, जब मैं समझा रही थी तब भी मैंने आपको कहा था कि रीजेंसी का मतलब क्या है। रीजेंसी मतलब उनका जो रेन है, जिस ड्यूरेशन में उन्होंने रूल किया है, ठीक है, उस टाइम को रीजेंसी कहते हैं। या अगर मैं हिंदी में बताऊं या सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जो ऑफिसर्स हैं या जो डिग्नेटरीज हैं, उनकी पोजीशन या उनका वर्किंग ड्यूरेशन, ठीक है, इयर्स ऑफ वर्किंग ड्यूरेशन, उसे रीजेंसी कहते हैं। गॉट इट? ओके, सो अब हम कल पढ़ेंगे जहांगीर। ओके, सो आई होप आज हमने जितना पढ़ा है वो आपको क्लियर होगा, right? And your homework is that you have to read about Jahangir and Shah Jahan, and after that Aurangzeb. All the topics are so small, you don't need to worry. मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए ही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है, you can ask me.